हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। किसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी थ्योरी के बारे में। आज जो है हमारी एसी थ्योरी की 9वीं क्लास होने वाली है। कौन सी? पार्ट 9। जो आज की क्लास में हम एसी थ्योरी का 9वां पार्ट पढ़ने वाले हैं अपना। ठीक है, इससे पहले जो है हम एसी थ्योरी की 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली क्लासेस देख लीजिए, तभी आपको आज वाली क्लास समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, हम जो है अपनी इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर ना अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सभी क्लास डालने वाले हैं, थ्योरी की। ठीक है, जहां पर हमें ये लगेगा न्यूमेरिकल भी कराने जरूरी है, वहां पर हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। जहां पर हमें लगेगा कि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी जरूरी है, वहां पर हम थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं केवल थ्योरी का पार्ट। ठीक है, और जो एसी थ्योरी वाला जो है ना, एसी थ्योरी में हमें न्यूमेरिकल भी साथ के साथ ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा फॉर्मूले जो है हमारे एसी थ्योरी वाले चैप्टर में है। और ठीक है, अगर हमने इसके न्यूमेरिकल साथ के साथ नहीं किए ना, तो हमें बाद में ध्यान नहीं रहने का कि कौन सा फॉर्मूला क्या था और वो किस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को उन फॉर्मूलों की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ये थ्योरी वाली क्लासेस कंप्लीट होगी ना, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एसी थ्योरी के। ठीक है, और शायद ये आज हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास है एसी थ्योरी की। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो है हम कल वाली क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था आरएलसी सीरीज सर्किट में। आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, यानी कि बैंड विड्थ। किसके बारे में समझा था हमने? बैंड विड्थ के बारे में। बैंड विड्थ के बारे में हमने कल पढ़ा था, यानी कि वंद चौड़ाई के बारे में, कि वंद चौड़ाई क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान क्या होता है, और इम्पीडेंस का मान क्या होता है, पावर फैक्टर का मान क्या होता है। ये सभी हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। लेकिन कल हमने पढ़ा था आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर बैंड विड्थ क्या होती है। ठीक है, और पावर फैक्टर के लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर बैंड विड्थ क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बैंड विड्थ। कल मैंने आपको बताया था बैंड विड्थ क्या होती है, F2 माइनस F1 होती है। F2 माइनस F1 होती है। एक और फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, F1 इंटू F2। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट के अंदर आप मुझे ये बताइए, आई मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है? जो करंट होता है पैरेलल सर्किट के अंदर मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है? आप सभी कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है आरएलसी सर्किट के, आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर आई जो है मिनिमम होती है। लेकिन जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट के अंदर तो मैक्सिमम होता है करंट, और जेड मिनिमम होता है यानी कि इम्पीडेंस। लेकिन पैरेलल में जो है उल्टा होता है, पैरेलल में जेड तो जो है मैक्सिमम होता है, जेड क्या होता है? मैक्सिमम, और आई होता है मिनिमम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बैंड विड्थ का ना ग्राफ बनाते हैं आज। किसके लिए? आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर। आरएलसी पैरेलल, एफ फ्रीक्वेंसी, इधर बनेगी आई करंट। हमने क्या पढ़ा है आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, किस पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान क्या होता है? आई का मान मिनिमम होता है। आई का मान क्या होता है? मिनिमम। किस पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। हम मान लेते हैं यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान क्या होगा? कम। मान लो इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है करंट का मान कम होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये बन गया किसका ग्राफ? बैंड विड्थ का, आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर। आरएलसी पैरेलल सर्किट के अंदर जो ये होगा, ये देखिए, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर जो है आई मिनिमम होगा। कितना? आई मिनिमम। इस पॉइंट पर करंट का मान सबसे कम होगा, और ये कब होगा? ये होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पर। ठीक है, इसमें भी कल की तरह है, जैसे एक पॉइंट आएगा, क्या? एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर जो है करंट का मान
सेम होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ना करंट का मान सेम होगा। फर्क क्या होगा, बस फर्क जो है, बस जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले का जो टाइम, पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर कौन सा पावर फैक्टर होता है, उस पर पावर फैक्टर होता है सीरीज के अंदर लीडिंग का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पैरेलल, पैरेलल के अंदर क्या होगा, लैगिंग। क्या होगा, लैगिंग। ये डिफरेंस है बस किसके अंदर, पैरेलल और सीरीज के अंदर। और जो ये वाला होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद का जो होगा वो होगा लीडिंग पावर फैक्टर। क्या, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसको याद कैसे करते हैं, देखो पैरेलल के अंदर क्या है, पैरेलल के अंदर तो सीधा कप रखा है। क्या आप इस चीज से ध्यान रख सकते हैं, क्या आर एल सी पैरेलल के अंदर क्या है, सीधा कप रखा हुआ है। और सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर ऐसे होता है, यानी कि उल्टा कप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, उल्टा कप रखा हुआ है। ठीक है, इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और तो जो सीरीज के अंदर जो बैंडविड्थ होती है वही इसमें सेम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आरएलसी पैरेलल के अंदर बैंड विड्थ। फॉर्मूले मैंने आपको दो बताई दिए हैं, F2 माइनस F1 होती है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ होती क्या है, F1, ये F1 पॉइंट है और ये F2 पॉइंट है। इन दोनों के बीच की चौड़ा, इन दोनों के बीच का अंतर ही बैंड विड्थ कहलाता है। क्या, इन दोनों के बीच का अंतर ही बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी कि कम शक्ति गुणांक के प्रभाव। सभी को पता है शक्ति गुणांक क्या होता है, पिछले हम कई क्लासेस से यही पढ़ रहे हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को ही पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जो कम शक्ति गुणांक है। अगर किसी सर्किट के अंदर कम शक्ति गुणांक है तो उसके क्या लॉसेस हो सकते हैं या फिर क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, वो देखना है। देखिए, इससे जो है हानियों की मात्रा बढ़ जाती है। किससे, लो पावर फैक्टर से, कम शक्ति गुणांक से जो है एक लाइन के अंदर लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो पावर फैक्टर का मान है हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ज्यादा, यानी कि यूनिटी के आसपास होना चाहिए। किसके, यूनिटी के आसपास होना चाहिए। और एक और चीज है, जो पावर फैक्टर का मान है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। किसके बीच में, यूनिट, जो पावर फैक्टर का मान होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, और क्या बताता है, कम शक्ति गुणांक से जो है धारा का मान बढ़ जाता है। क्या है, करंट का मान जो है ना एक लाइन के अंदर जो है बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, आप कहेंगे सर धारा और पावर फैक्टर का क्या रिलेशन है इस चीज से, बढ़ने और घटने से। देखिए, आप सभी को एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर VI cos फाई। आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हुआ, I बराबर P बटा में ये जो V और cos फाई है जो इसके नीचे चला जाएगा। P बराबर I बराबर P बटे cos फाई इंटू V। ठीक है ना, ये जो है इसके नीचे आ गया। अब आप ये बताइए, अगर पावर फैक्टर का मान यहां से कम होगा तो करंट का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आई और कोस फाई जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर पावर फैक्टर को कम करेंगे तो करंट का मान बढ़ जाएगा, अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ा देंगे तो क्या है, करंट का मान कम हो जाएगा। यही कहना चाहता है ये, कम शक्ति गुणांक से धारा का मान बढ़ जाता है, जो कि एक गलत चीज होती है। या वो क्यों होती है वो देखिए, आगे देखिए। इससे जो है ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड हो जाती है। ओवरलोड किसके कारण हुई, क्योंकि धारा का मान बढ़ गया एक लाइन के अंदर। कौन सी, ट्रांसमिशन लाइनों की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर की। अब आप ये बताइए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की क्षमता है 100 एम्पेयर की। कितने की, इस कंडक्टर की क्षमता है 100 एम्पेयर की। लेकिन पावर फैक्टर कम होने के कारण जो है यहाँ पर करंट का मान क्या है, बढ़ गया। किसका, करंट का मान बढ़ गया। अब यानी कि 100 की जगह 150 एम्पेयर हो गया। क्या हो गया, 150 एम्पेयर हो गया। अब 100 की जगह अगर एक कंडक्टर के अंदर 150 एम्पेयर का करंट जाएगा तो क्या है, उस तार के अंदर लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तार ज्यादा गर्म होने लग जाएगी। ठीक है, जिससे उस तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। किसके कारण, लो पावर फैक्टर के कारण। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है, वोल्टता रेगुलेशन बढ़ जाता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है।
और दक्षता घट जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम ट्रांसफार्मर या फिर 3 फेज सिंगल मोटर में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए, जो वोल्टेज रेगुलेशन अगर बढ़ जाती है तो ये एक सर्किट के लिए गलत चीज होती है। क्या है? गलत होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा कम से कम होना चाहिए। किसका मान? वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए। और दक्षता का मान हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जब भी हम आदर्श किसी भी इक्विपमेंट के आदर्श की बात करेंगे ना, तो उसमें दक्षता जो है 100% होती है। कितनी? 100%। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होती है। लेकिन जो अगर उसमें पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है तो वही दक्षता कम हो जाती है। आगे क्या कहता है? विद्युत सप्लाई जो है महंगी पड़ती है। क्या? विद्युत सप्लाई महंगी पड़ती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों की तारों को मोटा करना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे सर ये लाइनों की तारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया का क्या संबंध है पावर फैक्टर के साथ? बिल्कुल संबंध है। देखिए आप सभी को इसको बताता हूं। क्या होता है? जो एरिया होता है, एरिया व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? कोस स्क्वायर फाई के। कोस स्क्वायर फाई के किसके? स्क्वायर। ठीक है, अगर पावर फैक्टर का मान कम हो गया तो यहां से एरिया को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज को हम इस चीज से भी समझ सकते हैं। अगर करंट का मान ही बढ़ गया तो करंट, मान लो इस जो ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर 100 एम्पेयर का करंट ही जा सकता है, लेकिन करंट की मात्रा बढ़ गई, करंट का मान हो गया 150 एम्पेयर। अब आप ये बताइए क्या करंट इसके अंदर से गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा। तो इस कंडक्टर को जो है हमें मोटा करना पड़ेगा, तभी जो है 150 एम्पेयर उसके अंदर से जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए ये कहता है विद्युत सप्लाई महंगी पड़ेगी क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों की तारों को मोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जो है इनको शक्ति गुणांक अगर कम है तो क्या उसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। शक्ति गुणांक को सुधारने की 3 विधियां हैं। ठीक है, कई विधियां तो बहुत सारी है, लेकिन जो 3 है ये मेन होती है। सबसे पहले कौन सा है? स्टैटिक संधारित्र द्वारा। कौन सा? स्टैटिक संधारित्र यानी कि स्टैटिक कैपेसिटर के द्वारा। स्टैटिक संधारित्र को सामान्यतः लोड के पास जो है लाइन या फिर उपकरणों के समांतर क्रम में लगाया जाता है। किसके पास? लोड के पास लगाया जाता है। किसके? लोड के पास। लाइनों और उपकरणों के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, और जो हमारे पावर हाउस होते हैं, जहां से हमें सप्लाई मिलती है, जहां से हमारे घरों में विद्युत आती है, वहां पर भी जो है स्टैटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टैटिक, यानी कि उसमें जो है कैपेसिटर बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बोला जाता है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक कहा जाता है। आप सभी को कभी इसका प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों? किसका? कैपेसिटर बैंक कैसे काम करता है। ठीक है ना? ये हम आपको खुद बिजली बोर्ड की वीडियो बनाकर दिखाएंगे कैपेसिटर बैंक क्या होता है और ये किस क्रम में लगा होता है। ठीक है, ये जो है स्टार और डेल्टा दोनों क्रम में लगाया जाता है। किसमें? स्टार और डेल्टा क्रम में, दोनों में लगाया जाता है। स्टार और डेल्टा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा रहने वाला है 3 फेज एसी थ्योरी के बारे में। जब हम पढ़ेंगे ना 3 फेज एसी थ्योरी के बारे में, तब हम स्टार और डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या है? स्टार और डेल्टा दोनों क्रम में लगाया जा सकता है। और लगाया किस क्रम? उसमें जाता है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। ये ध्यान रखने वाली बात है। और क्या आगे? तुल्यकालिक मोटर द्वारा। तुल्यकालिक मोटर को हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा भी जो है पावर फैक्टर को सही किया जा सकता है। कैसे? जब तुल्यकालिक मोटर को बिना भार यानी कि बिना कोई लोड के अधि उत्तेजना यानी कि ओवर एक्साइटेड के साथ चलाते हैं तो वह अग्रगामी धारा को लेती है। कौन सी? अग्रगामी यानी कि लीडिंग करंट को लेती है और तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती है। क्या है वो? पावर फैक्टर को ठीक कर देती है। और क्या? सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा आपको। तुल्यकालिक मोटर का जो है एक अलग से चैप्टर होता है, उसके अंदर हम समझेंगे कि ओवर एक्साइटेड के साथ तो देख लिया हमने, वो एक कैपेसिटर की तरह काम करती है, यानी कि पावर फैक्टर को सुधारने का काम करती है। और लो एक्साइटेड के साथ वो कैसा व्यवहार करती है, एक नॉर्मल एक्साइटेड के साथ वो कैसा व्यवहार करती है, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर वाले चैप्टर में। उसका एक अलग से चैप्टर होता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे समझते हैं। एक जो तीसरा मेन मेथड होता है, कौन सा? तीसरा होता है एक फेज एडवांसर द्वारा। किस द्वारा? फेज एडवांसर। एक होता है फेज एडवांसर द्वारा एक विधि होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक मशीन होती है किसी कम्यूटेटर टाइप की। किस टाइप की? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं दिक् परिवर्तन। क्या? दिक् परिवर्तक। ये भी हम इसे बोल सकते हैं, दिक् परिवर्तक भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या होती है? कम्यूटेटर टाइप की मशीन होती है, ठीक है। वो क्या है? मोटर, जो मोटर है ना, लाइन धारा का जो लाइन जो होती है ना, लाइन होती है, उसके जो कला कोण होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है ना, उसमें सुधार करती है। ये एक नॉर्मल सी विधि होती है, ठीक है ना दोस्तों, फेज एडवांसर द्वारा। इसके द्वारा भी, ये भी काफी जगह पर प्रयोग इसका किया जाता है, फेज एडवांसर का भी, ठीक है। ये केवल क्या करती है? करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को सही कर देती है, यानी कि ठीक कर देती है, जिसके कारण शक्ति गुणांक का मान उच्च हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने पढ़ा शक्ति गुणांक के बारे में कि कम शक्ति गुणांक के क्या लॉसेस हो सकते हैं और उन्हें सुधारा कैसे जा सकता है। हम चलते हैं अब आगे। आगे क्या है? अल्फा किरणें। देखिए दोस्तों, जो ये अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा जो किरणें होती है, ये जो है ना, एसी थ्योरी से तो अलग ही होती है। एसी थ्योरी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो है हमें इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें क्या होती हैं, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी होता है। एसी थ्योरी में तो नहीं आती, फिर भी हम पढ़ लेते हैं इनके। अल्फा किरणें, यानी कि इसे ऐसे दर्शाया जाता है अल्फा किरणों को, और ये होती कैसी हैं? इसे जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। किसे? अल्फा किरणों को विद्युत और चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा जो इसे विक्षेपित किया जा सकता है। और ये किस टाइप की होती है? धनात्मक रूप से आवेशित होती है, यानी कि इनके अंदर जो आवेश होता है वो किस टाइप का होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। किसके अंदर? अल्फा किरणों के अंदर। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अल्फा किरणों को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, तितर बितर किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे क्या है? बीटा किरणें। बीटा किरणों को कैसे दर्शाया जाता है? ऐसे, ऐसे नहीं, दोबारा बनाते हैं, ऐसे, कुछ ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बीटा को, बीटा किरणें जो होती हैं, ये क्या होती है? ये ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है। किस रूप से? ऋणात्मक रूप से, यानी कि जो धनात्मक प्लेट होती हैं उनसे ये विक्षेपित हो जाती है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर आवेश अलग प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। एक होती है गामा किरणें। गामा किरणों को ऐसे दर्शाया जाता है, कैसे? ऐसे लिखा जाता है गामा किरणों को, ठीक है ना, ऐसे गामा किरणें। इन्हें क्या है? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता। ना तो इसे विद्युत और ना ही इसे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि ये किरणें उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं? ये किरणें जो हैं उदासीन होती हैं। कैसी होती है? उदासीन होती है। उदासीन किरणों के कारण जो है इन्हें विक्षेपित नहीं किया जा सकता। क्या? विक्षेपित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कौन सा? एसी थ्योरी सिद्धांत वाला। एसी थ्योरी जो है हमने 9 क्लासेस करी है। कितनी क्लासेस करी है इसकी? पार्ट 9, यानी कि 9 क्लासेस जो है हमने इसकी पढ़ी है, ठीक है। और अब ये जो है एसी थ्योरी वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, और कुछ एसी थ्योरी के क्वेश्चन भी साथ के साथ ही करेंगे इसके, ठीक है ना। और एक चीज और है कि हमें हमारी, देखिए, जो आपको कंफ्यूज करता है, आप कहेंगे सर एसी के अंदर तो हमें पावर फैक्टर का पता चल गया, अब आप ये भी बता दीजिए जो पावर फैक्टर होता है ये डीसी के अंदर कितना होता है। आप सभी को पता है डीसी की वेव फॉर्म कैसी होती है? ऐसे बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, ना तो उसकी दिशा बदलती है और ना ही उसका मान बदलता है, ठीक है ना। और जो इसमें वोल्टेज और करंट है ना, एक साथ के साथ चलते हैं, यानी कि 0 डिग्री का एंगल होता है। किसके अंदर? 0 डिग्री का एंगल होता है। किसके अंदर? डीसी करंट के अंदर। देखिए इसको ना एक अलग उसमें समझते हैं। देखिए वेव फॉर्म कैसे बनती है इसकी, डीसी करंट की वेव फॉर्म ऐसे बनती है, ठीक है ना। आप सभी को पता है, ना तो इसकी दिशा बदलती और ना ही इसका मान बदलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री एंगल होता है?
वो होता है 0 डिग्री का एंगल। किसके, वोल्टेज और करंट के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। और जी कोस फाई का मान आप सभी को पता है, कोस जीरो का मान होता है 1। तो हम यहाँ से क्या समझे कि जो डीसी थ्योरी होती है, डीसी करंट होता है, क्या होता है, डीसी करंट के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, यूनिटी। कितना, यूनिटी। तो यही कारण है कि जो डीसी करंट के अंदर पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। अब एक को गुणा करने का क्या फायदा है, क्योंकि इसमें हर कंडीशन में जो है पावर फैक्टर का मान एक ही होगा। हर कंडीशन में इसके पावर फैक्टर का मान एक होता है। तो वी आई को एक से गुणा करेंगे, क्या बचेगा, वी आई बचता है। इसलिए जो हम डीसी करंट के अंदर पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है। और जो उसके अंदर होता है, एसी के अंदर होता है P बराबर वी आई कोस फाई होता है, P बराबर वी आई कोस फाई होता है। ठीक है ना। अब एसी के अंदर तो है जो करंट का मान और वोल्टेज का मान, वो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो बदलता रहता है, इसलिए जो हम इसमें कोस फाई लगाते हैं, क्योंकि उसके एंगल के हिसाब से ये चलता रहता है। ठीक है ना दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी कि डीसी करंट के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, सदैव एक होता है, यानी कि हमेशा एक होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा एसी थ्योरी वाली जो क्लासेस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी किए हैं, जिसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है। अभी टाइम बचा हुआ है क्लास में, तो एक न्यूमेरिकल तो हम आज कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान दिया हुआ है। किसका, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो V इंटू टी होता है उसका मान कैसे लिखा जाता है, वी एम साइन ओमेगा टी से लिखा जाता है। और इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट का मान दिया हुआ है 10 साइन 100 प्लस पाई बटे 6 एम्पियर। ठीक है ना। और मैंने आप सभी को एक चीज और बताई थी कि जो एसी करंट होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा होता है, हर समय जो है अपने मान और दिशा में परिवर्तन करता है। इसलिए उसकी गणना करने के लिए हम जो है आरएमएस मान का प्रयोग करते हैं। किसका, आरएमएस मान का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, गणना के लिए। ठीक है ना। अगर आप सभी को इस चीज का नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पिछली क्लास नहीं देखी है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होती, आप सभी को पता होता कि जो हमें गणना करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, आरएमएस मान का प्रयोग किया जाता है। अब हम सभी को पता है वी आरएमएस का मान क्या होता है, 0.707 इंटू वी एम। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है कि नहीं, वीआरएमएस का मान आप सभी को पता है कि नहीं, 0.707 इंटू वीएम होता है। और एक चीज और मैंने आपको बताई है कि हम 0.707 को 1/√2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया ना 1/√2 कैसे लिख सकते हैं, आप सभी एक काम कीजिए, आप अपना कैलकुलेटर खोलिए और उसमें लिखिए 1/√2 और फिर इक्वल टू के साइन पर आप क्लिक करोगे तो उसका मान क्या आएगा, 0.707 आएगा। 1/√2 को अगर हम सोल्व करने बैठेंगे तो इसका मान जो है 0.707 ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। क्या होता है वीआरएमएस का मान, 0.707 इंटू वीएम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं Vm/√2, Vm/√2 भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें Vm का मान दिया हुआ है 20। किसका मान दिया है, Vm का, क्योंकि हम इसको किस कंडीशन में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं Vm साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं। अब Vm साइन से पहले क्या है, Vm यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज का, और साइन से पहले क्या दिया हुआ है, 20, यानी कि जो ये 20 दिया हुआ ना, ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान ही दिया हुआ है। कितना, मैक्सिमम मान दिया हुआ है। ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहां से वी आर एम एस का मान क्या बनेगा, Vrms का मान क्या बनेगा, Vm कितना 20 और नीचे बच गया √2। क्यों, क्योंकि Vrms का फॉर्मूला होता है Vm/√2, Vm/√2। Vrms का फॉर्मूला आ गया, मान आ गया यहाँ से। और Irms का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से Irms। Irms का मान भी आप सभी को पता है Im/√2 होगा। Im यहाँ से 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नीचे लग गया √2, नीचे क्या लग गया, √2। अब
पावर फैक्टर का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि कोस का मान कितना दिया हुआ है, π/2/π/6, यानी कोस कोस क्या होता है आप सभी को पता है, कोस फाई क्या होता है, दो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अब पावर फैक्टर, अब दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, π/2 माइनस π/6, यही होगा ना पावर फैक्टर का मान। पावर फैक्टर का मान मैंने आप सभी को बताया करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को ही ये बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या है, अब हम अगर इसे आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, देखिए फाई बराबर, यहां से फॉर्म एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, इसका 2 तिया 6, यानी कि 3π माइनस पाई, ये बन गया इधर से। अब आगे क्या बनेगा, 2π/6, 2 से काटेंगे 3 को, पाई का मान यहां से क्या आ गया, पाई का मान आ गया 3, पाई का मान क्या आ गया 3। और अब आप सभी को पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos फाई, VI cos फाई। इस सवाल में आप सभी से पहले ही बताया है कि पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है ना। अब पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, P/VI cos फाई होता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में रख दीजिए P बराबर, V का मान कितना है 20/√2, 20/√2 इंटू करंट का मान कितना है 10/√2, ठीक है। और π/3 को हम क्या कह सकते हैं, π/3 को हम कह सकते हैं cos 60 डिग्री, क्या कह सकते हैं, cos 60 डिग्री, ठीक है। इंटू आ गया cos 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करने से क्या आएगा, देखिए √2 और √2 से 2 बन गया, √2 और √2 से क्या बन गया 20 गुणा 10, और नीचे क्या बन गया 2 बन गया, √2 इंटू √2 2 होता है, हम सभी को पता है। और सभी को पता होगा cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसलिए cos 60 का मान आ गया यहाँ से 1/2। इतना आप सभी को पता ही होगा, जो 10th क्लास में हम टेबल पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है कि cos 60 का मान कितना होता है। अब अगर हम यहाँ से सोल्व करने लगे, 2×2 20, 2×5 10, और P का मान यहाँ से क्या आ गया, P का मान आ गया 50। और पावर की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया आपको वाट, पावर की यूनिट क्या होती है वाट। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। क्या है, मैंने इस पे ज्यादा टाइम क्यों लगाया, क्योंकि ये सवाल जो आपके लिए नया है, ठीक है। बाकी इतना बड़ा सोल्व आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, VM का मान दिया हुआ है, किसका, VM का मान दिया हुआ है, ठीक है 20, VM/√2, VRMS का हमें मान पता है VM/√2। ये जो है ना, इतनी आप अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया, एग्जाम में ना इस पे ना 30 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, इतना मेरे को आप पे ना भरोसा है। क्यों, क्योंकि हम ना इन चीजों की ना बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जाम से पहले। अभी तो नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले जरूर हम इन चीजों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्या है, किसी चीज में परफेक्ट जब ही हो जा सकता है जब उसकी बहुत ज्यादा हमने प्रैक्टिस की हो। इन सवालों की हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जाम से पहले, ठीक है ना। बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको आपकी नौकरी तय है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें इस सवाल में हमने क्या किया है, RMS, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम AC करंट की बात करते हैं तो हम उसकी गणना के लिए जो है RMS का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। RMS का मान हम सभी को पता है VM/√2 होता है। VM का मान दिया हुआ है 20 और √2 हमने नीचे रख दिया। इसी तरह IM/√2 होता है, IM का मान ऊपर रख दिया, नीचे √2 बन गया। और यहाँ पर पावर फैक्टर का मान दिया हुआ है π/2 और π/6, और दोनों करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को ही थीटा कहते हैं, यानी कि फाई कहते हैं। अब π/2 माइनस π/6 करेंगे तो यहाँ से क्या है, फाई का मान क्या आ गया, फाई का मान आ गया cos 60 आ गया, कितना आ गया cos 60 आ गया। अब हमने कुछ भी नहीं किया, बस पावर के फॉर्मूले में रख दिया P/VI cos फाई, और उसको सोल्व करने से क्या आ गया 50 वाट, कितना आ गया 50 वाट। ये सवाल था, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आप सभी को होमवर्क के लिए ना एक क्वेश्चन देता हूं, क्या, एक क्वेश्चन देता हूं। यहां पर क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 25 ओम, और यहां से VT का मान क्या दिया हुआ है, ये है VT, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है। यहां पर VT का जो मान दिया हुआ है वो है 150 sin
ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस सवाल में आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको एवरेज पावर आर के अंदर, इन आर रेजिस्टेंस के अंदर। जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर निकालनी है हमें, कितनी होती है, किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर कितनी होती है वो निकालनी है इस सवाल में। ये सवाल आप सभी के लिए रहने वाला है होमवर्क। और अगर आपसे ये आप कमेंट करके इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, देखिए 1 मिनट। ए आंसर है, ए जो है ऑप्शन है 300 वाट। बी जो ऑप्शन है 450 वाट। सी जो ऑप्शन है 650 वाट। कितना, 650 वाट। और डी जो ऑप्शन रहने वाला है वो है 900 वाट। ठीक है, 900 वाट। ये 4 ऑप्शन आप सभी को दे दिए। और ये सवाल है, इसमें क्या है, एवरेज पावर को आपको निकालना है, रेजिस्टेंस के अंदर कितनी आएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं आप सभी ने कितनी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। बाकी ये सवाल हम अपनी कल की क्लास में भी कराने वाले हैं, लेकिन जो है आप सभी को ये खुद ट्राई करके देखना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक आप सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं होगे। ठीक है ना। ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा कि आपने मेरी वीडियो देख ली और चलो अब कल की वीडियो का इंतजार करने लग गए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद भी करना पड़ेगा, साथ के साथ जो भी मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसके नोट्स भी साथ के साथ आप बनाते रहिए। ठीक है ना, ताकि बाद में आपको ना दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप केवल नोट से ही पढ़ ले। ठीक है ना, इसलिए आपको ना नोट बनाने चाहिए। ठीक है ना, शुरू में जो है एक बार क्लास देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये किसी चीज को, कोई चीज जो अगर नई नई हमारे सामने आती है तो उसको समझने में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लास देख लेते हैं, किसी से पढ़ लेते हैं ना, तो वही चीज जो है आसान बन जाती है। इसलिए शुरू में क्लास देखनी जरूरी होती है। बाद में अगर आपने एक बार क्लास देख ली, बाद में अगर आपने नोट्स बना लिए, तो क्या जरूरत है आपको किसी क्लास देखने की, कोई भी जरूरत नहीं है आपको क्लास देखने की, किसी के पीछे टाइम खराब करने की। मैं तो बस यही चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे वीडियो पर ज़्यादा व्यू आए या फिर कोई ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना, मेरे को क्या है, मेरे को बस पढ़ाने से मतलब है कि अगर मेरे से ज़्यादा बच्चे पढ़े, मैं बस यही चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, मैं भी किसी बच्चे का टाइम नहीं खराब करना चाहता। ठीक है ना। अब हमने जो है एसी थ्योरी की 9 क्लासेस करी हैं, आप बारी बारी से उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको एसी थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से समझ आए। मैंने एसी इन जो 9 क्लासेस है, कोई भी जो है एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। जितना भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, मैंने अपनी इन क्लासेस में सारा करा दिया है। ठीक है ना दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम करने वाले हैं एसी थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है ना, मिलते हैं कल की वीडियो में।